क्योंकि क्लासेस नहीं लोगे और सोचोगे कि कर लेंगे तो थोड़ा समस्या जाएगा बच्चों। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग निम्नलिखित में से किसके व्यापक रूप से किया जाता है? कमेंट करके बताइए। चलो, ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग, जवाब दीजिए। ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? कमेंट करके जवाब देना चालू करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्टिकल फाइबर, चलो कमेंट करो, हम तो क्लासेस भी चालू कर दिए हैं और नंबर भी डाल रहा हूं ना। कोर्स के लिए व्हाट्सअप करे, कोर्स के लिए व्हाट्सअप करे, है ना। मैं यहां पे नंबर भी चालू कर दे रहा हूं। देखो बच्चों का एडमिशन मेरे बहुत सारे बच्चों का होना चालू हो गया है। अगर आप सोच रहे हो कि बाद में करूंगा 8839470415, तो आप समस्या में आ जाएंगे। 8839470415, 8839470415, ठीक है, ये हो गया ना, 8839470415, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? इंटरनेट में ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है। इंटरनेट में ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब संचार में। अगर आप संचार की बात समझेंगे, जो भी नेट चलता है उसमें ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं। फाइबर्स के माध्यम से इंटरनेट को प्रोवाइड किया जाता है कंप्यूटर में। ये चीज आप लोगों को याद रखने वाली चीज है बच्चों, कोई बच्चा भी गलत नहीं करेगा। मेरे हिसाब से ये चीजें क्लियर हो गई होगी। अगला क्वेश्चन, पेंडुलम की घड़ी तेज होती है। पेंडुलम घड़ी देखे हो, जो पुराने जमाने में घड़ी होती थी, लटकते रहती थी, उसे पेंडुलम की घड़ी कहते थे। वो तेज क्यों हो जाती है और वो कब होती है ना? यहां पे जाड़ा लिखा हुआ है ना, जाड़ा, गर्मी, जाड़े, बसंत, वर्षा ऋतु में। जवाब दीजिए बच्चों, पेंडुलम की घड़ी तेज क्यों हो जाती है? कमेंट करके बताइए मुझे, पेंडुलम की घड़ी तेज क्यों चलती है? जवाब दीजिए, पेंडुलम की घड़ी तेज क्यों चलती है? हमने क्लासेस चालू कर दी है और इसके नोट्स हम ऐप में डालना भी चालू कर रहे हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और कोर्स लेने के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हो। पूरा सिलेबस हम रेडी करके रखे हैं, बस आपको लेकर तैयारी करना है। वीडियो क्लासेस भी है, टेस्ट सीरीज भी है और साथ में पीडीएफ नोट्स भी है। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए बेटा। ये सब बातचीत बाद में करेंगे क्या? पेंडुलम की घड़ी कब तेज हो जाती है बताइए। पेंडुलम जानते हो ना, ऐसे रहता है, टिन टिन बजता है। पेंडुलम की घड़ी कब तेज हो जाती है? मुझे कमेंट करके जवाब दीजिए। पेंडुलम की घड़ी कब तेज हो जाती है? जवाब दीजिए। ये जाड़ों के दिन में होती है बेटा। क्यों होती है उसका डिटेल में दे रहा हूं ना। देखिए, सर्दियों में वातावरण का तापमान कम होता है भाई, सर्दी में तापमान टेम्परेचर कम होता है, तो पेंडुलम की लंबाई कम हो जाती है। पेंडुलम की लंबाई कम हो जाती है, इसके लिए दोलन की समय अवधि भी कम हो जाती है, दोलन की। इसके कारण पेंडुलम एक निश्चित समय से अधिक दोलन करता है, यानी सर्दियों में घड़ी तेज चलेगी। अगर तापमान कम होगा तो पेंडुलम की लंबाई भी कम हो जाती है, सिकुड़ जाती है ना ठंडी के कारण, और उसके कारण जो उसकी समय अवधि है वो कम हो जाती है। इसलिए पेंडुलम एक निश्चित समय से अधिक दोलन करता है। ठीक है, इस बात को याद रखना स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस उपकरण के जरिए किसी पनडुब्बी का नाविक समुद्र तल पर स्थित किसी वस्तु को देख सकता है? अगर आप पनडुब्बी के अंदर हो और आपको ऊपर का देखना है तो कौन से यंत्र का इस्तेमाल करेगा? क्या लिखी है, अच्छे से लिखना है। क्या गलियो में, क्या गैलीलियो ने किसका? पेंडुलम का। निम्नलिखित में क्या लिख रहे हो, ठीक से लिखो। निम्नलिखित में किस उपकरण और युक्ति का पनडुब्बी में इस्तेमाल करके ऊपर की वस्तु को देखा जाता है? कमेंट करके बताइए, किस वस्तु का इस्तेमाल करके देखा जाता है? सारे बच्चे कमेंट करके बताइए आंसर क्या होगा इसका। अच्छा सवाल है बच्चों, किसका इस्तेमाल किया जाता है? वेरी गुड यशपाल, लिकेश्वर। उसको बोलते हैं पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या होता है मैं आपको दिखा रहा हूं ना। अगर आप समझेंगे तो पेरिस्कोप एक प्रकाशिकीय यंत्र है, ऑप्टिकल यंत्र, जिसके द्वारा छिपकर चारों ओर वातावरण में देखा जा सकता है। पनडुब्बी नीचे होती है, इसका उपयोग पनडुब्बी में तो होता है, युद्धपोत में होता है, क्रूज में होता है, युद्ध क्षेत्र में होता है। छिपे सैनिक द्वारा तोप खान के तोपची को देखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप गौर करो तो यह है पेरिस्कोप। अगर आप गौर करो तो यह पेरिस्कोप है, ये आपके उसके नीचे लगा रहता है और ऊपर से आप देख सकते हो, मतलब अंदर से कैमरा के माध्यम से जो लगा रहता है ना, लेंसेज के माध्यम से आप पनडुब्बी के नीचे ऊपर देख सकते हो। यह है पेरिस्कोप। इस बात को याद रखना बच्चों, कोई बच्चा भी गलत नहीं करेगा। पेरिस्कोप पनडुब्बी में लगता है, यह फोटो से याद हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग होता है। जवाब दीजिए, कहां पे उपयोग होता है? क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग होता है। कमेंट करके बताइए कहां पे उपयोग होता है क्रायोजेनिक इंजन का। अच्छा सवाल है मेरे बच्चे, कमेंट करके बता इसका आंसर क्या होगा। और याद रखिए, इसके नोट्स हमने प्रॉपर रेडी कर लिए हैं और वो आपको ऐप में मिल जाएंगे। आप व्हाट्सएप के माध्यम से कोर्स परचेज कर सकते हो और तैयारी को एक लेवल में ले जा सकते हो बच्चों, है ना। और जो बच्चा भी इसकी कोर्स करना चाहता है, अगर आपको नंबर वहां समझ नहीं आ रहा है तो मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूं, आप नंबर का स्क्रीनशॉट लेके क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। बोनस में टेस्ट सीरीज भी दूंगा, टोटल टॉपिक करा के दे रहा हूं। जिन बच्चों को भी पढ़ना है तो तैयारी कर सकते। जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा? हाँ, ये रॉकेट में इस्तेमाल होता है। क्रायोजेनिक इंजन रॉकेट में इस्तेमाल होता है। देखो, ये है क्रायोजेनिक इंजन। अगर आप गौर कर पा रहे हो,
ये है आपका क्रायोजेनिक इंजन, अगर आप देख पा रहे हो तो इसी को बोला जाता है क्रायोजेनिक इंजन। ये रॉकेट में इस्तेमाल होता है और रॉकेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। कोई भी सैटेलाइट छोड़ते वक्त क्रायोजेनिक इंजन का जो वैल्यू होता है वो बहुत ज्यादा होता है स्टूडेंट, इस बात को भी याद रखना है, कोई बच्चा गलत नहीं करेगा। ठीक है, मेरे हिसाब से क्वेश्चन भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन लगा रहा हूं, निम्नलिखित में से किस किस उपकरण का प्रयोग करके अपवर्तन को सही मापन में किया जा सकता है। और आपको एक खबर और दे दूं, अगर आप सोच रहे हो कि लेबर इंस्पेक्टर का एग्जाम बहुत सरल होगा, फ्री फंड में होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेबर इंस्पेक्टर का एग्जाम बहुत टफ लेवल में होने वाला है, यह भी याद रखना। ठीक है, जवाब दीजिए। अच्छा सवाल है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग अपवर्तन के सही मापन में किया जाता है। अपवर्तन समझते हो ना, परावर्तन क्या होता है, जब कोई किरण किसी समतल से टकरा के सीधे वापस आएगी उसको बोलते हैं परावर्तन। अपवर्तन किसको बोलते हैं, जब कोई टकरा के माध्यम से विचलित हो जाता है। इस बात को याद रखिए बच्चों, माध्यम से विचलित हो जाता है, उसको मापते कैसे है। वेरी गुड, कुछ बच्चों ने जवाब सही दिया है, स्पेक्ट्रोमीटर से मापा जाता है, करेक्ट आंसर है। स्पेक्ट्रोमीटर दिखता कैसे है, तो ये है स्पेक्ट्रोमीटर, ड्राइंग देख लीजिए, यही मापता है अपवर्तन को। ठीक है, अपवर्तन को यही मापता है, इस बात को याद रखना। यह है स्पेक्ट्रोमीटर। ड्राइंग इसलिए दिखा रहा हूं कि आपकी आंखों में ये सब चीजें याद हो जाए और आप गलती ना करें, दैट कॉल्ड टू स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलो लगा रहा हूं मैं। स्टेनलेस स्टील की एक धातु का मिश्रण अलॉय बताइए। जवाब दीजिए, क्या क्या पाया जाता है उसमें। स्टेनलेस स्टील की एक धातु के मिश्रण का अलॉय बताइए, क्या क्या पाया जाता है। जवाब दीजिए। स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल आपके बड़े बड़े जगहों पे किया जाता है, आपके ग्रिल के रूप में भी किया जाता है, आपके वॉल में भी किया जाता है। तो स्टेनलेस स्टील के बताइए अलॉय का। और कल से आपकी अच्छी खासी क्लास और मैं देने वाला हूं, इसकी 2 क्लासेस दूंगा मैं, 2 क्लासेस। एक क्लासेस होगी 1:30 बजे, एक क्लासेस 9:30 को, है ना। जवाब दीजिए। गुड सर, गुड। जवाब दीजिए। उसमें क्या पाया जाता है, उसमें पाया जाता है लोहा, क्रोमियम और निकिल, ये इसका मिश्रण है, लोहा, क्रोमियम, निकिल। और ये अलॉय बेस्ड क्वेश्चन भी पूछेगा, और अलॉय बेस्ड क्वेश्चन भी आपको करना है। और साइंस के क्वेश्चन है, देखिए अभी टोटल कर दिया है 65। अब 65 में मान के चलिए कि कम से कम मेरे को लगता है कि इसमें अच्छा खासा वेटेज होगा, कम से कम ये 30, 32, 33 क्वेश्चन तो ये लेके जाने वाला है। ठीक है, इस बात को याद रखना बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए अक्सर प्रयुक्त होने वाले 2 तत्व है। जवाब दीजिए। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए अक्सर उपयुक्त होने वाले 2 तत्व। ट्रांजिस्टर समझते हो ना, ट्रांजिस्टर अलग अलग जगह पे काम आता है, कंप्यूटर में भी ट्रांजिस्टर काम आता है, हर सर्किट में ट्रांजिस्टर काम आता है। कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, जवाब दो मुझे। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है, कमेंट करके बताइए। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए कौन से 2 तत्वों का इस्तेमाल करते हैं। जवाब दीजिए। बिल्कुल सही है, जर्मेनियम और सिलिकॉन। ये ट्रांजिस्टर में उपयुक्त होता है। कैसा होता है ट्रांजिस्टर, तो आप देख लीजिए, कुछ इस टाइप का होता है ट्रांजिस्टर। ये जो एलॉय होते हैं ये जर्मेनियम और सिलिकॉन के होते हैं। ये ट्रांजिस्टर कंप्यूटर में लगता है, एसी में लगता है, फ्रिज में लगता है, जहां जहां पे उपयोग कर सकते हैं सब जगह ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, बड़े नगरों में प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी धातु चिंता का कारण बन जाता है। बड़े शहर, बड़े नगर जहां पे प्लांट्स तो कम होते हैं पर वहां पे प्रदूषण ज्यादा होता है, उसका नाम बताइए। चलो कमेंट करके। गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। बड़े नगरों में प्रदूषण के संदर्भ में कौन सी धातु चिंता का कारण बनी हुई है, कमेंट करके बताइए मुझे। अच्छा क्वेश्चन है, बड़े नगरों में। जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा। गुड इवनिंग। देखिए क्लासेस हम चालू कर दिए हैं, आपको पढ़ाई करना है बेटा। जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा। जवाब दीजिए बच्चों, आंसर क्या होगा। वेरी गुड राज पटेल, वेरी गुड, शाबाश। वो है लेड। लेड मतलब क्या होता है हिंदी में, सीसा। लेड कहां मिलता है, पेंसिल में लेड का इस्तेमाल होता है ना, इसके बारे में समझेंगे। सीसा, लेड। देखिए रासायनिक चिन्ह की बात करोगे तो वो है पीबी, परमाणु संख्या की बात करोगे वो है 82। ठीक है, इसलिए बता रहा हूं मैं कि ठीक है आपको पता होना चाहिए कि आवर्त सारणी में इसका परमाणु संख्या 82 है और संकेत पीबी है। कभी कभी ऑप्शन में क्या होता है, नाम ना देके ये दे देगा कि पीबी ये वो, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, और ये मुख्य कारण है प्रदूषण का बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पुराना तेल शोधन रिफाइनरी कहां स्थित है। जवाब दीजिए। तेल का शोधन करना, रिफाइन करना, जो क्रूड ऑयल आता है ना, क्रूड ऑयल जो जमीन से निकाला जाता है उसको जहां रिफाइन करते हैं, उस रिफाइनरी का नाम पूछा जा रहा है। कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। कमेंट करके बताइए बच्चों, और मैं कमेंट बॉक्स में कोर्स का लिंक भी डाल दूंगा। पढ़िए बच्चों, मेहनत करिए, रगड़िए अपने आप को, जितना ज्यादा रगड़ोगे उतना ज्यादा बेटर है। जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। भारत में सबसे पुराना तेल शोधन रिफाइनरी कहां स्थित है, कमेंट करके बताइए।
कहां स्थित, जवाब दीजिए मुझे, कहां स्थित है? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, डिगबोई में है द करेक्ट आंसर। डिगबोई कहां है? डिगबोई असम में है। ठीक है, एक डिटेल दे रहा हूं यहां पे कि डिगबोई असम में है। डिगबोई तेल शोधन कारखाना की स्थापना 11 दिसंबर 1901 में डिगबोई के असम ऑयल कंपनी लिमिटेड के द्वारा की गई थी। यह एशिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा परिचालित तेल शोधन कारखाना है। आप डिगबोई के नाम के साथ साथ आप उसका डेट भी याद रखिए कि कारखाना की स्थापना कब हुई, 11 दिसंबर 1901 में यह कारखाना की स्थापना हुई। अब यह हुआ कहां? असम में हुआ, ऑयल कंपनी के द्वारा लगाई गई, और एशिया का सबसे बड़ा और सबसे प्रचलित तेल शोधन कारखाना है। तो ये भी जो हल्के हल्के बुलेट नोट्स दे रहा हूं ना, इनको भी ध्यान में रखना है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य असम में स्थित है? कमेंट करके बताइए, कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य असम में स्थित है? कमेंट करके बताइए मुझे, कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य असम में स्थित है? जवाब दीजिए बच्चों, अच्छा सवाल है, एग्जाम में आने वाला सवाल है, एग्जाम में आने वाला सवाल है। अब अभ्यारण्य का नाम बताइए। आपको मैं अब पूरा मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा, 50-50 के सवाल में डेली कराऊंगा आपको बेटा। ठीक है, वो या तो रात को 9:30 का होगा, 50 का होगा, 100 का भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हम आपको एक प्रायोरिटी लेवल का एग्जाम क्रैक करवाएंगे। जवाब दीजिए, आंसर क्या है? मानस राम इज द करेक्ट आंसर। एक सिंगल वेरी गुड बेटा। मानस राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य असम भारत में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। यह अभ्यारण्य यूनेस्को द्वारा घोषित एक प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल है। यह भी याद रखना, यूनेस्को द्वारा घोषित ये एक प्राकृतिक धरोहर स्थल है। यहां पे बाघ के आरक्षित परियोजनाएं हैं, हाथी के आरक्षित क्षेत्र है, मतलब बाघ के, और एक सिंह गेंडा वाले के लिए प्रसिद्ध है। ये डेटा मैं आप लोगों को दे रहा हूं बेटा, संभालिए। मैं अपने आप को अपडेट कर लिया हूं। मैं कभी कभार फंसता हूं अपनी गलती से, ठंडा पानी पी लूंगा, एसी में सो जाता हूं, मेरे को सर्दी हो जाता है। भाई लोग मना भी करते हैं, ऐसा मत कीजिए आप करके, पर दिल है कि मानता नहीं। वही काम करता है दिल जो नहीं करने को कहा जाता है। अब पानी नहीं पीना है, एसी में ठंडे में नहीं सोना है, तो सो जाता हूं मैं। ठीक है, वरना मैं आपके लिए टॉप की क्लास लेके आऊंगा, सारी पीडीएफ ऐप में जाएगी और तैयारी जबरदस्त हो जाएगी। अगला, पृथ्वी पर कभी भी समाप्त ना होने वाला प्राकृतिक स्रोत क्या है? जवाब दीजिए, आपके पृथ्वी पर कभी भी समाप्त ना होने वाला प्राकृतिक स्रोत क्या है? कमेंट करिए। और कल से हम इस क्वेश्चन को बढ़ा रहे हैं, हम कम से कम 50 क्वेश्चन बनाएंगे आपके लिए डेली का। 50 क्वेश्चन, 30 दिन 1500 क्वेश्चन दूंगा मिक्स वाला, और जबरदस्त। कहते हैं ना, दिल है कि मानता नहीं, मना किया जाता। आज मैं गर्म पानी पी रहा हूं, मतलब गर्मी में गर्म पानी पीना कितना कठिन काम है। जवाब दीजिए, पृथ्वी में क्या समाप्त नहीं हो सकता? हवा कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। पृथ्वी में हवा नहीं समाप्त हो सकती बच्चों, इस बात को याद रखिए, हवा रहेगी रहेगी। अगला क्वेश्चन, सिरेमिक उद्योग के लिए प्रयुक्त कच्चा माल। पहले तो याद रखिए, सिरेमिक इंडस्ट्रीज क्या होती है? वो इंडस्ट्रीज जो चीनी मिट्टी के बर्तन बनाती है। क्या करती है? चीनी मिट्टी के बर्तन बनाती है, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाती है। आपने चाइना में देखा होगा, वो कप रहता है, बॉल रहता है, जो चीनी मिट्टी के बर्तन बनाती है ना। कौन है? इंद्राणी राजपूत। जवाब दीजिए, चलो कठिन क्वेश्चन आप बोले, कठिन क्वेश्चन लगा दिया हूं। सिरेमिक उद्योग के लिए प्रयुक्त कच्चा माल, जवाब दीजिए बेटा। चलो कठिन क्वेश्चन आ गया है। अब ये चीनी मिट्टी के बर्तन में क्या क्या उपयोग होता है वो जवाब दीजिए। चलो जवाब दीजिए, सवाल अच्छे हैं, जवाब दीजिए क्या होगा। और कमेंट करिए। अभी आंसर नहीं बताऊंगा मैं किसका आंसर सही है करके, मैं देखना चाहता हूं जो बच्चे सरल कठिन सोचते हैं उनसे सवाल कैसे बनता है। कमेंट करके बताइए मुझे फटाफट, जवाब दीजिए। मैं अभी आंसर नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे पता है कुछ लोग जवाब देंगे, गलत देंगे। बिल्कुल जवाब सही है, सिलिका इज द करेक्ट आंसर। कच्चे माल में सिलिका लगता है चीनी मिट्टी के बर्तन में, इसके बारे में समझेंगे। औद्योगिक चीनी मिट्टी, उद्योग की चीनी मिट्टी की चीजें चीनी मिट्टी में बनाने के लिए अकार्बनिक गैर धातु सामग्री को परिभाषित किया गया है। देखो कैसे बनता है, इसको हाई टेम्परेचर में पिघाला जाता है, रासायनिक मात्रा मिलाकर इसको बनाया जाता है बच्चों। ये सवाल भी आपको याद रखना है, ये सवाल आपको गलत नहीं करना है बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पवन की दिशा किससे ज्ञात की जाती है? उदाहरण दीजिए। पवन, वायु चल रही है, अब आप मिट्टी उठाल के मिट्टी को डाल के आप डिसाइड कर सकते हो, पर पर्टिकुलर कौन सा उसके लिए इंस्ट्रूमेंट बना है वो बताइए। जवाब दीजिए, पवन की दिशा ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? कमेंट करके बताइए, पवन की दिशा ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? कमेंट करके बताइए मुझे प्यारे बच्चों, कौन सा उपकरण है? और जवाब दीजिए, अच्छा सवाल है और हम आपको टॉप के क्वेश्चन का करा रहे हैं रेगुलरली। वेरी गुड राकेश। एनीमोमीटर, कॉल टू वेग मापी, हिंदी में इंग्लिश में एनीमोमीटर कहा जाता है। और देख लीजिए ये कहां कहां लगता है, ये है ड्राइंग एनीमोमीटर का। ये घूमते हैं,
और आपको पवन की स्पीड, गति को बताते हैं, पवन की दिशा भी बताते हैं। ये लगता है हर जगह, अगर आप समुद्र क्षेत्र में जा रहे हो तो हर जहाज के ऊपर ये मिलेगा, ये आपको बताएगा कि पवन की दिशा और गति कितनी है। दैट कॉल्ड टू एनीमोमीटर। मेरे हिसाब से बातें आप लोगों को समझ आ रही होगी बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन लगा रहा हूं। लोहा प्राप्त किया जाता है। देखिए लोहा आप जो समझते हो वो डायरेक्ट नहीं बनता, रॉ फॉर्म में आता है। लोहा में बहुत सारी प्रक्रियाएं करके लोहा बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि आपने जमीन से निकाला तो लोहा बन जाएगा, लोहा बनाने की भी भयंकर सारी प्रक्रिया होती है। तो जवाब दीजिए, लोहा प्राप्त किया जाता है। जवाब दीजिए कमेंट करके, लोहा किससे प्राप्त करते हैं हम? लोहा प्राप्त किया जाता है, तो कमेंट करके बताइए लोहा किससे प्राप्त किया जाता है। बिल्कुल सही, मेरे कुछ बच्चे तो ताबड़तोड़ है यार। राकेश साहू, वेरी गुड बच्चे, तुमको इस बार लग के मेरा नाम रोशन करना है भाई। हेमेटाइट, हेमेटाइट से लोहा प्राप्त किया जाता है। वेरी गुड, शाबाश, कुछ बच्चे तगड़े हैं। इस बार पोस्ट निकालना ही आप लोगों को, ठीक है। अगला सवाल, विक्रम भाई सारा, विक्रम सारा भाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। अंतरिक्ष केंद्र बताइए, विक्रम भाई सारा स्पेस सेंटर कहां पे लोकेट है? जवाब दीजिए मुझे कमेंट करके। तैयारी को जबरदस्त रखिए और जवाब दीजिए कहां पे स्थित है। अच्छा सवाल है, कोई बच्चा भी रॉन्ग नहीं करेगा। जवाब दीजिए, आंसर बताइए कहां पे है ये। विक्रम भाई सारा अंतरिक्ष केंद्र बताइए कहां पे है। बिल्कुल 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 बताइए कहां पे है। तिरुवनंतपुरम, वेरी गुड। ये होता है ना बात तैयारी का, ऐसे लड़के मुझे बहुत पसंद है जिनकी तैयारी सॉलिड है। ये निकालेंगे पोस्ट पे पोस्ट, और सब लोग आएंगे, सब निकालेंगे ना। इनके बारे में एक जानकारी ले लीजिए। विक्रम भाई सारा अंतरिक्ष केंद्र, ये स्थापना हुई थी 1963 में। डेट भी लिख लीजिए, 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत ये काम करता है। केरल में है, त्रिवेंद्रम केरल में है, याद रखना, ठीक है। इसरो के बजट के द्वारा इसको संचालित किया जाता है। इसके डायरेक्टर है एस सोमनाथ। एस सोमनाथ इसके डायरेक्टर है बच्चों, एस सोमनाथ। सवाल तगड़ा था, आप लोगों से बनना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पानी का न्यूनतम आयतन, पानी का न्यूनतम निम्नलिखित में से किस तापमान पे होगा? न्यूनतम आयतन किस तापमान पे होगा? कमेंट करके बताइए किस तापमान पे होगा। पानी का मिनिमम वॉल्यूम किस तापमान पे होता है? बढ़िया क्वेश्चन है, साइंस के अच्छे क्वेश्चन है। और कल से हम मिक्स करने वाले, कंप्यूटर, मैथ्स, हिंदी, छत्तीसगढ़ी सब जोड़ देंगे आप लोगों के लिए। कमेंट करके बताइए पानी का न्यूनतम आयतन किस तापमान पे होता है। कमेंट करके बताइए मुझे, जवाब दीजिए मुझे प्यारे बच्चों, किस तापमान पे होता है पानी का न्यूनतम आयतन? जवाब दीजिए। सवाल बढ़िया है, तगड़ा सवाल है ये। हाँ, 4 डिग्री पे। देखिए 3.9 डिग्री तक ये टूटता है। जैसे इसके अणु टूट जाते हैं तो 4 डिग्री के बाद इसका ये न्यूनतम आयतन कहलाता है। इस बात को याद रखिए, ठीक है, कोई बच्चा भी गलत नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन, गुजरात, थोड़ा सा छोटा कर दूं क्या इसको? हाँ, 2 मिनट, 2 मिनट छोटा कर रहा हूं ना, थोड़ा क्वेश्चन दिख नहीं रहा है। राकेश का जवाब पक्का है, 100% अच्छा पढ़ रहा बच्चा। गुजरात में खानदेश विजय की यादगार में अकबर ने निम्न में से किसका निर्माण किया था? गुजरात में खानदेश विजय के यादगार ने अकबर ने कुछ बनाया। जवाब दीजिए क्या बनाया था? गुजरात विजय के अवसर पर अकबर ने क्या बनाया था? कमेंट करके बताओ मुझे, अकबर ने क्या बनाया? जवाब दीजिए, क्या बनाया था अकबर ने? जवाब दीजिए मुझे, अकबर ने क्या बनाया था बताइए। बिल्कुल सही है, बुलंद दरवाजा। वेरी गुड, बुलंद दरवाजा। अच्छा, ये कहां बनाया है ये भी बताइए मुझे, कहां बनाया गया है? बुलंद दरवाजा कहां बनाया गया है? कमेंट करके बताओ तो, कहां बनाया गया है? इसका भी मुझे एक कमेंट चाहिए। जवाब दीजिए, बुलंद दरवाजा कहां बनाया गया है? जवाब दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, जवाब दीजिए, बुलंद दरवाजा कहां बनाया गया है? फतेहपुर सिकरी। वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है कि बच्चों ने तैयारी को लेवल पे रखा है। फतेहपुर सिकरी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल, फतेहपुर सिकरी इज द करेक्ट आंसर। शाबाश मेरे शेरो, शाबाश। अगला क्वेश्चन, भारत में खेला गया सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? जवाब दीजिए, भारत में खेला गया सबसे पुराना, देखिए भारत में खेला गया सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? सवाल पक्के हैं बच्चों, सवाल पक्के हैं, जवाब भी मुझे पक्के चाहिए। जवाब दीजिए, बहुत तगड़ा जवाब आया है। भारत में खेला गया सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? कमेंट करके बताइए आंसर क्या होगा। फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? जवाब दीजिए, कौन सा है फुटबॉल टूर्नामेंट? वेरी गुड, वेरी गुड, ड्यूरेंट कप। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड।
इसको बोलते हैं जबरदस्त तरीके से तैयारी। हम पूरा मिक्स कर देंगे सवालों को, प्रैक्टिस सेट 1 2 3 चलाने वाले, जबरदस्त। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे अच्छा चालक। अब मेरे हिसाब से यह आपका विद्युत का ही पूछ रहा होगा। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, कमेंट करके बताइए मुझे। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, कमेंट करके मुझे बताइए। बिल्कुल राधिका मानना पड़ेगा, वो लड़का तैयारी कर रहा है, व्हाट्सअप भी करता है और बढ़िया तैयारी कर रहा है। सबसे अच्छा चालक कौन सा है, हम फर्स्ट सेकंड रैंक लेंगे, फर्स्ट भी लेंगे, सेकंड रैंक भी लेंगे। बताइए सबसे अच्छा चालक कौन सा है। चांदी, तांबा, चांदी पहला है और तांबा दूसरा है, फर्स्ट। इसीलिए जो आपके यहां वायर बनते हैं, चांदी तांबा, वैसे कॉपर वायर बनता है भाई। आपके पास इतनी ताकत तो नहीं है कि आप सिल्वर